हैरो के क्लासिफिकेशन में कोई डाउट है? बताओ। साइकोमोटर डोमेन का जो हैरो का क्लासिफिकेशन है, इसमें कोई डाउट किसी को? बताइए। एक बार रिमाइंड करा देता हूं आपको। जो हमारी बॉडी का नेचुरल रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, जो अनकॉन्शियस रेस्पॉन्स होता है बॉडी का, उसे हम रिफ्लेक्स मूवमेंट करते हैं। द अनकॉन्शियस रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रिफ्लेक्स मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, our body reacts when we come in contact with the fire or with the cold। तो वह जो बॉडी का मूवमेंट होता है, वह क्या होता है? हमारा रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है। ठीक है, उसके लिए हम अपनी बॉडी को ट्रेन नहीं करते हैं, उसके लिए अपनी बॉडी को कुछ सिखाते नहीं है, उसके लिए हमें किसी स्किल की जरूरत नहीं होती है, वह नेचुरल होता है। उसके बाद आता है फंडामेंटल मूवमेंट। जो जो हमारी फंडामेंटल एक्टिविटीज हैं, बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ होमो सेपियंस, बीइंग एन एनिमल, तो वह फंडामेंटल मूवमेंट का पार्ट है। जैसे चलना, दौड़ना, खाना पीना, ठीक है, ये सब जो है हमारे फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं, जो हमारे बर्थ से हमारे अंदर होते हैं। ठीक है। परसेप्चुअल एबिलिटीज, तो जब हम अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने फंडामेंटल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं और अपने फंडामेंटल मूवमेंट में इस तरह के चेंजेस करते हैं कि अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्शन कर सकें, तो उसे हम कहते हैं परसेप्चुअल एबिलिटीज। जैसे रस्सी कूदना, जंप करना हमारा फंडामेंटल मूवमेंट। बेसिक लेवल पे जंप सबको आता है, हर एनिमल को आता है, वो हमें भी आता है। ठीक है। लेकिन रस्सी के साथ है जंप करना, वह किसका पार्ट हो जाएगा? परसेप्चुअल एबिलिटी होगा। पेड़ पे चढ़ना, किसी चीज को पकड़ना हमारा नेचुरल मूवमेंट, लेकिन पकड़ने की उस क्रिया का इस्तेमाल करके पेड़ के ऊपर चढ़ना, वह सब क्या हो जाएगा? परसेप्चुअल एबिलिटीज हो जाएंगे। उसके बाद हमारी फिजिकल एबिलिटीज आती है, जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ की बात होती है। हमारा मसल कैसा है, हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ कैसा है, एंड्योरेंस कैसा है, इन सब चीजों की बात आती है, वो किस में आ जाती है? फिजिकल एबिलिटीज में आती है। ओके, आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, पूछूं? और मुझे उसका साइंटिफिक आंसर चाहिए, जोक नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सीरियस क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आवाज जा रही है मेरी? यस सर। एक बात बताओ, पहाड़ों के लोगों की हाइट सामान्य तौर पर कम क्यों होती है? पहाड़ में आपको 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3 इंच, 5 फीट 4 इंच के लोग मिलते हैं। यूजुअल हाइट जो होती है 5 फीट के आसपास की एवरेज हाइट होती है। ऐसा क्यों? उत्तराखंड, हिमाचल, काफी लंबे लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं नहीं होते, लेकिन यूजुअल जो कॉमन हाइट होती है वो 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3 इंच के आसपास की हाइट आती है। ऐसा क्यों होता है? फीमेल की हाइट तो वैसे भी कम होती है। ऐसा क्यों होता है, बताओ। देखो, पहाड़ पे जब हम रहते हैं, तो मैदानी क्षेत्रों में रहने में और पहाड़ पे रहने में काफी अंतर। मैदानी क्षेत्रों में चलने में और पहाड़ पे चलने में काफी अंतर होता है। ठीक है। तो पहाड़ पर चढ़ना एक अलग एक्शन है, लेकिन पहाड़ से उतरना वह एक अलग एक्टिविटी है। वहां पर हमारे पास एक खास तरह की फिजिकल एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। और उस फिजिकल एबिलिटी में हमारे शरीर की बनावट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। शरीर के बैलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पैरों के बीच में, तभी जाके हमारा बैलेंस रहेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे शरीर के आगे हो जाए, फिर हम बैलेंस नहीं बना पाएंगे उतरने के टाइम। इसी कारण से उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन रखने के लिए जो पहाड़ के लोग होते हैं, उनकी हाइट कम होती है, ताकि वो आसानी से
पहाड़ पे चढ़ और उतर सके, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके। तो उनकी फिजिकल एबिलिटी उसी अकॉर्डिंग डेवलप हुई। ठीक है। आप देखोगे भारत में ही पंजाब के लोग हैं, ठीक है, पंजाब के लोग काफी लंबे चौड़े होते हैं, हरियाणा के लोग काफी लंबे चौड़े होते हैं। आप चले जाओ बंगाल साइड में, तो लोग इतने लंबे चौड़े नहीं होते हैं। बिहार में, बंगाल में लोग इतने लंबे चौड़े नहीं होते हैं। क्या कारण है? वहाँ का एनवायरमेंट। पंजाब में खेती करना, बाकी सारी चीजें कहीं ज्यादा मुश्किल है बनस्पत की बिहार या बंगाल के। इसलिए उनकी फिजिकल एबिलिटी उसी के अकॉर्डिंग डेवलप हुई। तो ये जो फिजिकल एबिलिटी वाली बात आती है ना, इसके ऊपर काफी हद तक नेचर का भी इम्पैक्ट होता है। खैर, फिजिकल एबिलिटी के बाद जो अगली चीज आती है, वह क्या आता है हमारे पास? फिजिकल एबिलिटी के बाद अगली चीज क्या आती है बताओ? स्किल्ड मूवमेंट। तो किसी स्पेसिफिक एक्शन को करने के लिए जो हमारे बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, उन्हें हम स्किल्ड मूवमेंट कहते हैं। द बॉडी मूवमेंट्स विच आर used for performing specific activities are called skill movements. For example, painting, drawing, sports। तो वहां पर जो हमारे फिजिकल मूवमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्किल्ड मूवमेंट्स होते हैं। आप देखोगे मेसी, रोनाल्डो, सुनील छेत्री, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, इस तरह के जो लोग हैं, इनकी बॉडी एक खास तरह से एक्शन करती है। तो उनमें कुछ खास एक्शन, कुछ खास कामों करने के लिए वो लोग एक खास तरह का एक्शन करते हैं। वह चीज क्या होती है? स्किल्ड मूवमेंट होती है। उसके बाद से आता है नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन मीन्स, नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी जहां हम अपनी बॉडी के माध्यम से, पोस्चर्स के माध्यम से, जेस्चर्स के माध्यम से, फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से, आईज के माध्यम से कम्युनिकेट करने कर रहे हैं। ठीक है, यानी जहां हमने बॉडी एक्शन के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं सिम्पसन के क्लासिफिकेशन पे। सिम्पसन का क्लासिफिकेशन क्या कहता है? सिम्पसन का क्लासिफिकेशन ये कहता है कि सबसे पहली चीज क्या आती है? परसेप्शन। परसेप्शन मीन्स the ability to use our sensory cues to guide the physical activity. It means when we use our sensory organs to guide our physical activities, that is called perception. ठीक है? क्लियर ये चीज? दूसरा होता है सेट। द रेडीनेस टू एक्ट इज कॉल्ड सेट। द रेडीनेस टू एक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है गाइस, एक मिनट रुक जाओ। द रेडीनेस टू एक्ट इज कॉल्ड सेट। राइट? It is the mental, physical and emotional। अच्छा, ये बात कभी आप लोगों ने कभी कोई रनिंग इवेंट देखा है? कभी कोई भी रनिंग इवेंट, जैसे 100 मीटर की रेस हो गई, 200 मीटर की रेस हो गई, स्पेशली 100 मीटर का रेस कभी देखा है? कभी भी आप लोगों ने 100 मीटर का रेस देखा है? बताओ। बोलो।
कभी 100 मीटर का रेस देखा है? इमेज देखो, इमेज शो हो रहा है, देखो एक बार ध्यान से। यस सर। इमेज में क्या देख रहे हो कि एक रनर जो है वह दौड़ने के लिए तैयार है। इसी चीज को हम रेडीनेस टू एक्ट कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, सेट। कि आप कोई भी एक्शन लेने के लिए किस तरह से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली रेडी, दैट रेडीनेस इज कॉल्ड द सेट। क्लियर है चीज? क्लियर है? चलिए इससे आगे चलते हैं। सेट के बाद आगे आता है गाइडेड रिस्पॉन्स। गाइडेड रिस्पॉन्स इज द अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग ऑफ कॉम्प्लेक्स स्किल। जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स स्किल को सीखने जाते हैं तो शुरू में हमारे पास एक इंस्ट्रक्टर होता है जो बताता है कि आपको कैसे काम करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स स्किल को। जैसे मान लो आप चाय बनाना ही सीख रहे हो, तो माँ बताएंगी कि चाय कैसे बनानी है, घर में जो बड़ा होगा वो बताएगा चाय ऐसे बनानी है। दौड़ना, अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हो तो कोई बताने वाला होगा। कोई मशीन का काम सीख रहे हो, कोई घड़ी बनाने का काम, मोबाइल, कोई भी काम सीख रहे हो, तो वहां पर आपको गाइड करने वाला एक व्यक्ति होगा कि ये काम करना कैसे। दैट इज कॉल्ड गाइडेड रिस्पॉन्स। इसके बाद मैकेनिज्म। Mechanism is the intermediate stage in learning a complex physical skill. It is the basic proficiency. It is the ability to convert learned responses into habitual actions so the movements can be performed with a medium level of proficiency and confidence. इसके बाद क्या आता है? Complex overt response. The ability to skillfully perform complex actions correctly. It means when we are talking about the expert, so the action of the expert is complex overt response, right? So the complex movements are performed quickly, accurately, and a minimum wasted effort. That is called the complex overt response. ठीक है? एक एग्जांपल देता हूँ। आप मान लो आर्मी ज्वाइन करते हो। आप क्या करते हो? आर्मी ज्वाइन करते हो। जब आर्मी ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले मान लो कि जिस दिन आपके हाथ में राइफल पकड़ाई जाती है तो आपको सिखाया जाता है। तो वहां पे राइफल कैसे यूज करना है ये सामने वाला आपको, आपका जो इंस्ट्रक्टर है, सिखा रहा है। धीरे धीरे आपको राइफल चलानी आ रही है, तो जब वो सिखा रहा है तब वो क्या है? गाइडेड रिस्पॉन्स। धीरे धीरे जब आपको राइफल चलानी आ गई तब वो चीज क्या हो गई? मैकेनिज्म। और फाइनली जब आप राइफल चलाने में एक्सपर्ट हो गए, तो आपको राइफल के तैयार करने में कुछ सेकंडों का समय लगता है, तब वो चीज क्या है? कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स। इसके बाद आता है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन में क्या आता है कि जब आप कोई स्किल सीख लेते हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब आप उसको रीऑर्गेनाइज करके उसका इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हो, उसे एडाप्टेशन कहा जाता है। ठीक है? सो व्हेन यू आर एबल टू modify the movements as per the situation, then that is called the adaptation. Then that is called the adaptation. Is it clear? और फिर सबसे लास्ट में क्या आता है? ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन मीन्स when you are able to create new movements, then that is called the origination. Right? Now, the new movements or the new skills can be developed from the learned skills. आपने पहले क्या सीखा है इसके बेसिस पे आप न्यू स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट? गाइस इसमें कोई डाउट? नो सर। चलिए वेरी गुड, आगे चलें।